इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू है। ठीक है, सबसे पहले और जो क्विक टिप है वो यही है कि आप लोगों का जो आप लोगों ने रोटेशंस अगर आपने मेमो में किए हैं तो आपका वही नॉलेज आपके काम आना है। और वाइवा मोस्टली और मेनली आपके रोटेशंस के जो होते हैं उन्हीं में से होता है। प्रैक्टिकल वर्क जो आपका होता है उसी से रिलेटेड होता है। फिर दूसरा, कुछ वाइवा के लिए जर्नल टिप्स हैं, वो आप लोगों को पहले से भी मालूम होंगी, कुछ मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को जो है एक तो वहां पे जब रूम में आपने जाना है तो सलाम लेनी है, और उनकी इजाजत के बगैर एक तो आपने रूम में एंटर नहीं होना, दूसरा जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आप चेयर पे बैठेंगे नहीं। ये कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं। फिर आपकी जो ड्रेसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, वाइट कोट आपके पास होने चाहिए। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंट रहना आपने। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सिंपली आपने उनको सॉरी कह देना है। बहस में नहीं पढ़ना, एग्जामिनर के साथ कभी भी बहस में नहीं पढ़ना। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी वाइवास दिए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन अब वाइवास थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। वो लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एक्सरेज दिखा रहे हैं। आज और कल जो सेकेंड ईयर का एनाटमी का वाइवा हुआ उसमें भी सेम चीज उन्होंने एक्सरेज दिखाए हैं और उससे उन्होंने एनाटमी उन्होंने पूछी है। ठीक है, तो आप लोगों को भी वो ऑब्वियसली फिल्म्स दिखाएंगे मेमो की, तो जिनका नहीं है इसमें एक्सपोजर तो मैं आज कोशिश करूंगी कुछ हद तक उनको समझ आ जाए इन चीजों की। हम नॉर्मल इमेज भी देखेंगे, फिर हम उसमें एबनॉर्मल इमेज भी देखेंगे। ठीक है, मेमोग्राफी में अब वाइवा के लिए आप लोगों की कौन सी चीजें पढ़नी जरूरी है और आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। आपको मेमो की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसके क्वालिटी कंट्रोल का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेली चीजें आके आपने चेक करनी होती हैं, टेक्नोलॉजिस्ट के क्या काम होते हैं। कुछ मैं इससे रेलिवेंट आपको नोट्स भी भेज दूंगी। फिर आप लोगों को मेमो की मशीन के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या आप लोगों की मेमो में रोटेशंस हुई हैं? नो मैम। नो ठीक है, मैम। मैं हॉस्पिटल में तो नहीं मेमो होती, तो वहां पे नहीं रोटेशंस हुई हमारी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मेमो की मशीन की जो है वो पिक्चर आज मैं लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्रेशन पेडल क्या होता है, फिर आप लोग एंगुलेशन किस तरह से दे सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों को ब्रेस्ट की एनेटमी का पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो आप लोगों ने पेपर में भी याद की होगी, अब भी आपने रिवाइज करनी है। वो आपको एक्सरे पे ये पूछ सकते हैं कि आपको मेमो के इमेज में वो पेक्टोरलिस मसल जो है वो कहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने एनाटमी को भी एक बार रिवाइज कर लेना है। ब्रेस्ट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं लोब्यूल्स क्या होते हैं, लोब क्या होते हैं। जिस तरह ये इमेज में दिखाया हुआ है, कंप्लीट जो है उसको लोब कहते हैं, और स्मॉल स्मॉल जो उसमें फिर होते हैं पार्ट्स उसको लोब्यूल्स कहते हैं। फिर लेक्टिफरस डक्ट्स होती हैं, निपल होता है, फैटी टिश्यू होता है, और मसल और रिब्स वगैरह का जो शेडो आ रहा होता है। फिर चैपमैन में जो चैप्टर नंबर 17 है उसको आपने एक बार रीड करना है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स किस तरह से या उनका क्या कंट्रास्ट होता है वो आप लोगों ने याद करना है। बायराइड्स क्लासिफिकेशन पढ़ के जानी है। वो पूछ लेते हैं, और मोस्टली जो एग्जामिनर है ना वो बायराइड्स से ही, कुछ लोग बायराइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको बेसिक व्यूज का पता होना चाहिए। नॉर्मली जो व्यूज लेते हैं ना दोनों ब्रेस्ट के, वो 4 लिए जाते हैं रूटीन व्यूज, और उनमें स्टैंडर्ड जो है वो एमएलओ व्यू होता है, मीडियो लेटरल ओब्लिक दोनों का, राइट और लेफ्ट का। और 2 सीसी व्यूज लिए जाते हैं, क्रेनियोकॉर्डल व्यू लिया जाता है। तो उसके बाद कुछ जो है वो एडिशनल व्यूज भी लिए जाते हैं। उन एडिशनल व्यूज में जो है वो उनकी कुछ स्पेसिफिक फिर फाइंडिंग्स होती हैं, या कह लें कि जिनमें एमएलओ में जब हमें फाइंडिंग नजर नहीं आती तो हम लोग उसको बाकी उसके एडिशनल व्यू लेते हैं, मीडियो लेटरल, लेट्रोमीडियल, जिसमें आप ट्यूब को फिर 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। एमएलओ व्यू में 45 डिग्री तक आपने ट्यूब को रोटेट करना होता है। ठीक है, फिर आपके पास अगर इमेज की इंफॉर्मेशन आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको व्यू अपना चेंज करना होता है। और दूसरी मेन चीज कि अगर आपको एक लीजन एक व्यू में नजर आ रही है तो फिर आपको दूसरे में भी लाजमी नजर आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। अगर एक में मिस हो रही है, दूसरे में मिस हो रही है, या थर्ड पे भी मिस हो रहा है, तो फिर उसमें जो है ना कुछ कह लें कि भाई मिस्टेक है, व्यू में मिस्टेक है, कई बार ऐसा भी होता है। तीसरी चीज ये कि कभी भी हम लोग मेमोग्राम करने के बाद, यानी कि एक्सरे करने के बाद, हम ये नहीं दे देते कि इसको ये है
ये बायराइट क्लासिफिकेशन 1 2 3 नो, आपको कोरिलेटिव उसका साथ साथ अल्ट्रासाउंड करना होता है। सेम जो मेमोग्राफी का सेटअप होता है उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड होता है। जो फीमेल मेमोग्राम करवा के आती है उसका साथ ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है और वो कोरिलेटिव फिर उनकी फाइंडिंग्स को मैच किया जाता है। उस बेस पे फिर आप जो है पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं। ब्रेस्ट की जो है वो टोटल 4 टाइप्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग भी कंट्रास्ट चेंज होता है। आगे जब इमेजेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डिजीज है, लेकिन कुछ में वो चीज नॉर्मल होती है। ठीक है, तो फैटी होती है एज्ड पेशेंट्स में, फिर फाइब्रोग्लैंडुलर होती है जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, फिर डेंस ब्रेस्ट होती है, वेरी डेंस होती है। ये 4 टाइप्स होती हैं। इनको आपने नेट से भी सर्च कर लेना है इसके टाइप्स को। वो टाइप के अकॉर्डिंग उनका फिर कंट्रास्ट बनता है या इमेज हमारे पास आता है। ठीक है, और उसी तरह उसका जो है आर्किटेक्चरल डिफरेंशिएशन होती है उनकी। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एजिड होते हैं, उनकी ब्रेस्ट तो नॉर्मल होती है लेकिन उनकी एज वाइज, जिस तरह हमारी बॉडी में एओर्टा में कैल्सिफिकेशन एज रिलेटेड चेंजेस इस तरह से आना शुरू होते हैं, इस तरह इनमें भी जो ब्लड सप्लाई होती है या ब्लड वेसल्स होती है उनमें कैल्सिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। तो वो भी एक चीज एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर एमएलओ व्यू की पोजीशनिंग, इमेज इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, उससे इंफॉर्मेशन क्या देख रहे हैं, या सेम कि आपको उसकी इमेज की जो है वो एनाटॉमिकल पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। प्रोसीजर्स की जो यहाँ बात हो रही है कि प्रोसीजर्स विद इंडिकेशन, वो आपके चैपमैन के प्रोसीजर्स हैं, वो आपने पढ़ के जाने हैं लाजमी। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट है हिस्टेरोसेल पिंजो, वो पढ़ के जानी है। आप मुझे ये बताएं 10 डे रूल क्या होता है? आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा। व्हाट इज 10 डे रूल? मैम 10 डे रूल हम्म। ये होता है कि आप मेंस्ट्रुएशन के बाद 4 to 10 डेज के अंदर अंदर ये जो है ना वो प्रोसीजर करते हैं। हाँ, तो इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन क्यों ये होती है मतलब? कि इन दिनों में कंसीव के चांसेस बहुत कम, कह लें 0%, तो एम्ब्रियो के नॉट वेट होने का। कंसीव, मेन चीज है कि ओव्यूलेशन 14 डे पे जाके होनी होती है, तो इसलिए आप पहले कर देते हैं ताकि कहीं पे एग को डैमेज ना कर दिया जाए। हाँ, ठीक है, ये चीज होती है। डैमेज तो ओके, गुड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेमोग्राफी जो है किस एज से स्टार्ट किया जाता है। लाइक आजकल क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर। यस, ये भी याद रखना है आपने। और उसका वो साइन क्या होता है, मतलब कलर कोड कौन सा है? रिबन पिंक वो पिंक। पिंक। यस, पिंक होता है। ठीक हो गया। अब जो मेमोग्राफी है उसके लिए जो इन्होंने एज, एक एज क्राइटेरिया जो डिफाइन किया हुआ है वो है 40। आप 40 से नीचे कोई पेशेंट आती है आपने उसका नहीं करना। हम सिंपली, वो हमारे पास अगर आती है हम उसका फॉर्म देके उसका वापस भेज देते हैं। कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने एमओज ने जो देखा होता है या हाउस ऑफिसर्स के पास अगर जाती है, उन्होंने अगर देखा होता है तो वो लिख देते हैं जी। और क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, उसमें भी इस तरह से लाइक मैस लाइक उसको अपेयरेंस लगती है। क्योंकि उसमें जो है कह लें कि ये जब मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट हैवी हो जाती है और फिर उसके कह लें कि मैस लाइक ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं या फील होते हैं उसको। तो वो आके यही कंप्लेन करती हैं जी, गिल्टियां बन गई हैं, ये हो गया। तो वो एक्चुअली वो मिल्क की होती हैं। ठीक है, तो उनमें भी नहीं करते हम। उनको भी फिर उनकी एज पूछी जाती है। एज मस्ट है, 40 ईयर्स से नीचे आप कभी भी मेमोग्राम परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो स्क्रीनिंग आफ्टर 40 स्टार्ट होती है। उससे पहले आपने देखना है तो आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। और अगर आप मेमोग्राम करते हैं, ये आफ्टर 40 बात करें, तो तब भी आपने साथ कोरिलेटिव अल्ट्रासाउंड लाजमी करना होता है। फिर ब्रेस्ट की एनेटमी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये आपके ये सीसी व्यू एक दिखाया हुआ है, एक एमएलओ व्यू में दिखाया हुआ उन्होंने लेटरल में। सबक्यूटेनियस, अगर लेटरल की बात करें तो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू नजर आता है उसमें। कूपर्स लिगामेंट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कूपर्स लिगामेंट? क्या फंक्शन होता है इसका, या क्या इसका लैंडमार्क, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी अहमियत है, ये क्यों है ये? जो कूपर्स लिगामेंट होता है वो बेसिकली एक कनेक्शन होता है इनर साइड ऑफ द ब्रेस्ट विद द पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, तो ये कह लें कि ये बिटवीन होता है इनर साइड ऑफ द ब्रेस्ट एंड द मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। फिर एरियोला होता है, निपल। और जो बैक साइड होती है रेटिकुलर स्पेस क्या होती है, जो निपल की बैक साइड होती है। फिर लेक्टिफेरस साइनस होता है, डक्ट्स होती हैं, और
उसके लोब्यूल्स होते हैं। मैम ये बताइएगा कि जो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी होती है उसके लिए तो मतलब लाइक ये लाजमी नहीं है ना 40? उसी के लिए भी लाजमी है स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक बहुत। लेकिन अगर 40 फैमिली से हिस्ट्री नीचे हो और इस तरह की चीजें फैमिली हो तो हिस्ट्री फिर हो, तो कुछ भी नहीं, फैमिली हिस्ट्री हो और अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है वेट लॉस की और अगर उसके अल्ट्रासाउंड पे आपको मिलते हैं, लंप। अल्ट्रासाउंड पे आपको इस तरह की लीजन्स मिल रही हैं, फिर आप इस तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, कभी भी नहीं जाते। 40 ईयर से कम पे तो करते ही नहीं है, बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं उसको। अगर अल्ट्रासाउंड पे इस तरह की मतलब चीजें मिल गई हैं आपको हाँ इंडिकेशंस फिर तो वो फिर कर फिर सकते हाँ, और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। जब हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पे इस तरह की मतलब चीजें मिल रही हैं आपको, आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, आपको फाइंडिंग्स मिल रही हैं, फिर आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, अगर उसकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री आती है तो फिर आप इस तरफ जा सकते हैं। वो रेयर केसेस में, मोस्टली क्या होता है 40+ में ही जाके ये आते हैं साइन सिम्टम्स इस तरह के। जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उनमें तो आ जाते हैं, फिर यंग एज में भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यही है कि जो पीक एज है वो 40 ही है इसकी, कि आप 40 के बाद ही आप मेमो करते हैं। ठीक है जी। अब ये सिंपल मेमो की मशीन के पार्ट्स हैं। इसमें क्या है, ऊपर आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें एनोड है, ट्यूब पोर्ट है। इसका एनोड भी जो है ना वो रोटेटिंग एनोड ही होता है। ठीक है। तो इसके बाद कोलीमेटर है, एरिया मतलब आप कोलीमेट इसमें भी करते हैं। फिर फिल्टर लगा होता है। कंप्रेशन, अब इसमें ये कंप्रेशन पेडल होता है, इसके इन बिटवीन आपने यहाँ पे जो है वो ब्रेस्ट को पोजीशन करना होता है, और इसमें पूरी की पूरी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि पूरे का पूरा जो ब्रेस्ट का एरिया है या ब्रेस्ट टिश्यू है वो कवर होना चाहिए। फिर नीचे इसके आपके यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। कुछ जो है सेटअप्स वहां पे वो सेम एक्सरे वाला सिस्टम होता है कि आपको इसके लिए भी केसेट जो है वो लोड अनलोड करनी पड़ती है। वाइल इन द डिजिटल मेमोग्राफी केसेट इज नॉट नीडेड, वो फिर इनसाइड ही वो एक्सरे डिटेक्टर होता है जिस तरह डिजिटल एक्सरे में होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें फोटो टाइमर या डिटेक्टर लगे होते हैं, जिनसे इमेज फिर हम लोगों को हमारी स्क्रीन पे मिल जाता है। ये एक सिंपल सी डायग्राम है। और एक और बात कि सबसे कम जो एक्सरेज होती हैं वो मेमो में होती हैं, यानी कि मेमो में ज्यादा एक्सरे नहीं होती और सबसे ज्यादा फ्लोरोस्कोपी में होती हैं। ठीक है। जहाँ पे लाइव इमेजिंग हो रही होती है वहां पे एक्सरे सबसे ज्यादा। और इसमें मेमो में, इसमें क्योंकि केवीपी और फिर एमएस वगैरह लीस्ट रखा जाता है, सबसे कम रखा जाता है, यहाँ पे जो है वो एक्सरेज यहाँ कहने की रेडिएशन कम होती है। ऑल राइट, ये जो जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे हमारी मेमो की मशीन डिजिटल वाली है। तो ये एक इस तरह सा इसका सेटअप होता है। ये पेडल्स पड़े होते हैं। इन पेडल्स का क्या काम है कि अगर आप ये साइड्स पे आपको यहाँ पे भी इसके बटन्स लगे हुए हैं, ये सारे कंट्रोल यहाँ पे भी है। आप उनसे भी इसको जो है वो पोजीशन कर सकते हैं कि अगर आपने लेटरल में आना है, एमएलओ में आना है, तो आप इसको यहाँ से इस पोजीशन में लेके आएंगे। ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, अगर राइट का करना है तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है, लेफ्ट में जाना है तो राइट साइड की तरफ आपने इसको लेके जाना है। तो ये इस तरह ये बटन से भी आप कर सकते हैं। बट जो एमएलओ व्यू होता है उसकी पोजीशन इतनी मुश्किल होती है पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, उसको पोजीशन करना इतना मुश्किल होता है कि हम लोग फिर ये जो नीचे इसके पेडल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे नीचे जो पेडल्स पड़े हुए हैं ये इनको आप यूज करते हैं। ठीक है। वो आपके कंप्रेशन पेडल को भी नीचे लेके आता है, वो नीचे से जो डिटेक्टर है या केसेट एरिया उसको भी ऊपर आप मूव कर सकते हैं, या पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो इन पेडल से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये यहाँ पे फिर इमेज हमारा फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये इस तरह स्क्रीन के ऊपर, ये भी यहाँ पे वो ऑफ थी जिस टाइम पे मैंने पिक्चर लिया, तो यहाँ पे आपने नीचे वाली जो स्क्रीन है उस पे आपने यहाँ पे पूरा डाटा एंटर होता है, और इधर आपको वो जो मेमो के व्यूज हैं या जो आपने इमेज लिया है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके। अब ये एक सिंपल मेमोग्राफी के जो व्यूज हैं, एक सीसी है, जो सीसी व्यू होता है उसमें इमेज हम लोगों को इस तरह से मिलता है। ठीक है। उसमें आपके क्लेवेज मतलब एक आइडियल जो व्यू है सीसी, उसमें कौन कौन सी चीजें नजर आनी चाहिए? उसमें आपका लेटरल ग्लैंडुलर टिश्यू भी आना चाहिए, उसमें आपका निपल, बेसिकली निपल जो है ना हम उसकी पोजीशन करते हैं, जिनका रिट्रैक्टेड होता है मोस्टली, ये भी साइन होता है कि जिन पेशेंट्स में लीजन होती है उनका निपल रिट्रैक्टेड होता है। ठीक है। यानी कि इनवर्ड उसकी जो है वो कह लें कि फोल्ड टाइप एक बन जाता है, रिट्रैक्टेड होता है। नहीं तो आइडियल यही है कि आपने निपल प्रॉपर लेना है। ठीक है। तो इसमें जो है वो पोस्टीरियर निपल लाइन भी शो होनी चाहिए, फिर आपके क्लेवेज
जो है ये भी नजर आना चाहिए। अब जो क्लेवेज है यहाँ पे, ये दो कह लें कि दोनों ब्रेस्ट के इन बिटवीन एरिया होता है, और इसके लिए एक ये इस एरिया को जब पोस्ट्रोमीडियल आपने लियन कोई पढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर हम क्लेवेज व्यू भी करवाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि आपको क्लेवेज एरिया क्यों नजर आना चाहिए। ये आपका एक एमएलओ व्यू है, जिसकी आइडियल ये है कि उसमें आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो नजर आना चाहिए, उसमें एक्सिला प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पेशेंट की ब्रेस्ट नॉर्मल होती है बट एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है उनमें कह लें कि डिजीज होती है, वो स्वोलन होते हैं। तो इसमें क्या क्या नजर आना चाहिए सेम, एक तो मेन है कि पेक्टोरलिस मेजर मसल नजर आना चाहिए, इंफ्रामेमरी फोल्ड नजर आना चाहिए, और निपल इन प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, ये जो हल्का सा शेडो एरो के आगे है वो निपल है, निपल की प्रोफाइल है वो नजर, ये एक आइडियल इमेज है मेमो का। इस पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर क्रेनियो कॉर्डल व्यू करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें नजर आनी चाहिए, तो उसमें आपका जो सीसी व्यू है उसमें क्लेवेज नजर आनी चाहिए, और जो आपका एमएलओ व्यू है उसमें क्या नजर आना चाहिए, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड नजर आना चाहिए। ठीक है जी, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, और एक पेक्टोरलिस मेजर एमएलओ में नजर आना चाहिए। अब ये मेमो जो हम वहां पे हमने परफॉर्म किए हैं इस तरह से नजर आते हैं, फिर यहाँ से हम इसका आगे एक्स्ट्रा प्रिंट दे देते हैं। अब ये जो है आप और करें, ये इस पिक्चर को और से देखें, क्योंकि आगे जो हम लोगों ने देखनी है वो कुछ फाइंडिंग्स के साथ होंगी, मे बी कुछ नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, अब इस पे पहले तो आप लोग मुझे ये देख के बताएं कि ये व्यू कौन सा है, कौन सा वाला, ऊपर कौन वाला सा व्यू। सीसी है, नीचे वाला एमएलओ। यस, मैम नीचे वाला नंबर यस, यस, ठीक है। अब इनको देखें, आप लोगों को क्या इसमें कोई चेंजेस या कुछ नॉर्मल कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये एक नॉर्मल कह लें कि स्ट्रक्चर है, ये एक नॉर्मल कंट्रास्ट है ब्रेस्ट का। ठीक है, और इसमें जो आपको ये वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने आपसे बात की थी कि जैसे जैसे पेशेंट की एज ज्यादा रहती है उसके ब्रेस्ट स्ट्रक्चर तो नॉर्मल होता है, लेकिन एज रिलेटेड जो कैल्सिफिकेशन आना शुरू हो जाती है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो वेस्कुलेचर में आ जाता है, ये वो है। ठीक है जी, तो ये अगर आपको वो कोई एक्सरे इमेज शो करते हैं या कोई लेके आते हैं या नेट से निकाल देते हैं, तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि पेशेंट एज, आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं, अगर वो आपको दिखा रहा है आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने बताना। तो इसमें अब ये जो वाइट नजर आ रहे हैं, मतलब आप मुझे ये बताएं एक्सरे में हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अगर आप अपने एक्सरे को एक्सप्लेन रेडियो कर रहे हैं। नो, अगर आप इसको मैथ या डेंसिटी कुछ बतानी है, आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। कलर के हिसाब से पूछ रही हैं आप? मैं डेंसिटी के लिहाज से नॉर्मली वर्ड एक ही यूज होता है, एक्सरे मैम हो सीटी रेडियो हो। पैक और रेडियो ल्यूसेंट। बेटा रेडियो हाइपर रेडियो डेंस, पैक हाइपो और रेडियो डेंस, ल्यूसेंट। नो, नो, रिपोर्टिंग में आप लोगों ने कभी रिपोर्ट नहीं देखी, हाइपर डेंस, हाइपो डेंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वहां पे रिपोर्ट में जब भी वर्ड लिखा होता है वो हाइपर डेंस होता है या हाइपोडेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोगों को वेस्कुलेचर नजर आ रहा है वो क्या है, हाइपर डेंस एरिया होगा। बाकी जो है वो आइसोडेंस, जो ग्रेश एरियाज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है जी, वहां पे ये नहीं कहना रेडियो पे एक रेडियो लूसेंट, वो तो अगर आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम, बोन्स इस तरह से होते, बोन्स को भी हम हाइपर डेंस कहते हैं बिकॉज वो भी रेडिएशन को क्या करती हैं, ऑब्जॉर्ब करती है। यस, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए वो हाइपर डेंस होती हैं। तो ये याद रखना। ओके, अब ये वाला इमेज आप देखें और इसमें आप मुझे बताएं कि ये क्या फाइंडिंग है, क्या कहेंगे आप इसको। अच्छा, जब भी आपने एक इमेज देखना है, अगर वो आपको वाइवा में इमेज दिखाते हैं, आपने इमेज जब देखना है तो आपने ये देखना है यूनिफॉर्मिटी। अगर तो पूरे इमेज में यूनिफॉर्मिटी है देन इट्स मीन इट्स नॉर्मल। जब यूनिफॉर्म चीज में कोई डिफॉर्मिटी नजर आती है आपको, तो आप कह सकते हैं कि ये कोई डिजीज है। अब इसको देखें और बताएं कि क्या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। नो। क्या एरिया इसका पूरा जो है वो यूनिफॉर्म है। यस मैम।
ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल ब्रेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? 4 4 4 टाइप्स। और types. नंबर 1 फैटी, फाइब्रोग्लैंडुलर, डेंस। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये डेंस हो, ये टाइप 3 हो। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल है। इसको देखें और इस पे कमेंट करें। नॉट नॉर्मल। Abnormality है. In size, किसमें नॉन एबनॉर्मलिटी है? यूनिफॉर्म। size, राइट में। इसमें भी और डेंसिटी में भी. अगर आप लोग साइज की बात करें तो साइज वो नॉर्मली भी ऐसा होता है कि दोनों में साइज इक्वल नहीं होता, फीमेल्स में कुछ में। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है आप ये देखें कि जो राइट वन है उसका स्ट्रक्चर देखें सीसी का, और लेफ्ट वाली का देखें। वैसे ये जो आपके राइट पे आपको नजर आ रही है वो लेफ्ट है, ऊपर मार्कर लगा हुआ है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए इस तरह से ऊपर मार्कर लिखा होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट सीसी है, ये राइट सीसी है। तो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट में एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर है, वाइल ऑन द राइट साइड आपको एक ये क्लस्टर सा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज एबनॉर्मेलिटी। इसमें एबनॉर्मेलिटी हमेशा आपको इसी तरह नजर आएगी। ठीक है, उसकी कोई कह लें कि आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन होगी, उसमें कोई स्टारी सी अपीयरेंस होगी। अब देखें बाकी उसका जो आर्किटेक्ट देखें और इसका देखें, तो आपको इसी तरह से वो नजर आएगी। कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी एडिनोमाज या कुछ भी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर बायराइट क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। और इनमें भी आप देखें कि इसमें वन साइड जो है वो लेफ्ट वाली वो नॉर्मल है, जबकि दूसरे में यहाँ पे इस तरह से एक मैस पड़ा हुआ है। अब वो मैस हम नहीं कह सकते कि वो मेलिग्नेंट है या क्या है, उसको फिर साथ साथ वही बात की कोरिलेटिव उसका अल्ट्रासाउंड करना होता है फिर आपने। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है। आप राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड इसमें नॉर्मल है, जबकि लेफ्ट साइड पे क्लस्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें मैंने जो स्टैंडर्ड व्यू था वो हमने बात की कि वो एमएलओ होता है। अगर एडिशनल व्यूज की बात करें तो वो मीडियो लेटरल, रेट्रोमीडियल, और उसमें एंगुलेशन हम कितनी देते हैं ट्यूब की? अगर हम ट्रू लेटरल कर रहे हैं 45। तो नो नो, 45। 90 degree. ट्रू लेटरल बेटा, ट्रू लेटरल 90 डिग्री पे आता है। 90 degree. परपेंडिकुलर, हाँ जी, जो 90 डिग्री। जो स्टैंडर्ड एमएलओ की बात करते हैं उसमें आप 45 पे आते हैं, जबकि जो लेटरल करते हैं ट्रू, वो चाहे मीडियो लेटरल है, लेट्रोमीडियल है, वो आप किस पे करते हैं? 90 डिग्री पे। फिर एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, मेरी आई थिंक यही है हमारे। ठीक है, स्पॉट कंप्रेशन क्यों जरूरी होती है? कुछ जगहों पे क्या होता है कि एक तो कंप्रेशन पैडल होता है, लेकिन साथ एक हम स्पॉट कंप्रेशन यूज करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? लेट्स सपोज कि जब ये वाला एरिया है और यहाँ पे इसके जैसे पैथोलॉजी पड़ी है, तो फिर आप इस एरिया को कंप्रेस करके इसकी बेटर विजुलाइज उसको कर सकें, यानी कि वो एरिया जहाँ पे पैथोलॉजी पड़ी हुई है आप उसको क्लियरली देख सकें, मोर क्लियरली देख सकें। ठीक है, तो स्पॉट कंप्रेशन इसलिए जरूरी होती है। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए एग्जामिनर को, आप जवाब दे सके चाहे उर्दू में दें, लेकिन आप उसको अपनी बात समझा सकें, इसलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो आपसे पूछे स्पॉट कंप्रेशन क्यों जरूरी होती है? टू विजुलाइज द एरिया ऑफ पैथोलॉजी मोर क्लियरली। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन क्यों जरूरी होती है इसमें? सेम चीज ही कि मतलब वही इलाज पैथोलॉजी करने को के लिए। इलाज करने हाँ, के लिए और बड़ा करने के एनलार्ज करने के लिए, लिए। और बेसिकली टू डिफरेंशिएट बिनाइन फ्रॉम द मेलिग्नेंट। ठीक है, उसके मार्जिन अच्छे से नजर आ जाते हैं उस पैथोलॉजी के। फिर माइक्रो, उसके लिए फिर मैग्निफिकेशन के लिए आपको फिर फोकल स्पॉट भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपको अच्छी मैग्निफिकेशन चाहिए तो फोकल स्पॉट साइज स्मॉल यूज करेंगे या लार्ज यूज करेंगे? स्मॉल। बहुत स्मॉल। स्मॉल के लिए ना फिर इसमें मेमो से प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप उसको, और आगे वो फोकल स्पॉट साइज स्मॉल होता है, फिर मजीद उसको स्मॉल करें तो वो फिर टाइम भी लगता है उस पे, फिर एनर्जी भी लगती है और मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, फिर एक व्यू हो गया हमारा। क्लेवेज व्यू की बात की थी कि वो डीप लीयंस को देखने के लिए, अगर कोई लीयन जो है वो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पे पड़ी हुई है, उसको देखने के लिए आप क्लेवेज व्यू करते हैं। ठीक है,
फिर एक व्यू इसमें एडिशनल आ जाता है, टेंजेंशियल व्यू। वो भी एक एंगुलेटेड व्यू होता है, ठीक है। और वो किस लिए होता है कि वो पल्पेबल लियन के लिए होता है। लाइक अगर आपके इसके अगर अगर तो अपर पार्ट पे पड़ी है तो वो आपके कंप्रेशन से वो इजीली क्लियर हो जाए, लेकिन लोअर पार्ट पे है ब्रेस्ट के, तो उसके लिए आप फिर टेंजेंशियल व्यू करते हैं। और उसमें आपने क्या करना था कि लेड का मार्कर उस एरिया को स्पॉट करके जहां पे वो ट्यूमर या मैस लाइक अपीयरेंस है, उसको आप फिर लेड के साथ या किसी चीज के साथ मार्क कर देते हैं। फिर वहां पे आप उसने एक्सरे की जो टेंजेंशियल, इसीलिए बोलते हैं कि हम एक्सरे की जो डायरेक्शन है उस पॉइंट की तरफ हम रखते हैं, ठीक है जी। उसको कहते हैं टेंजेंशियल व्यू। और कोई क्वेश्चन इसका आपका है इससे रिलेटेड तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से इतना ही था। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछें। बाकी जो ये जो मैंने बात की है व्यूज वगैरह की, इनसे रिलेटेड ये चीजें मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। फिर एक और चीज एक्लेंट जो एक्लेंट हम्म, टेक्निक के बारे में कौन सी टेक्निक पूछ की सकते बात हो? कर रहे हैं हम? एक्लेंट टेक्निक जो होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आपने उस क्यों एक और बताई थी, वो भी रिपीट कर दीजिएगा, जो होती है मैमोग्राफी। एक मुझे वो आपकी टेक्निक की समझ नहीं आई, आप एक तो लिख के या तो मैसेज करें क्योंकि मुझे समझ नहीं आ एक्लेंट, रही वो। EKLUND टेक्निक। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? वो आपने परसों शायद बताया था, पता नहीं कौन सी स्टिक्यो करके मैमोग्राफी स्टीरियोटैक्टिक थी। बायोप्सी। अच्छा, स्टीरियोटैक्टिक, ओ यस, मुझे आप लोगों को उसका भी वो सेटअप दिखाना था, स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी का। फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्लिप्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक्लेंट टेक्निक है ना वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। उससे भी वो नोट्स मेरे पास हैं जो मैंने आपको भेजने हैं, उसमें वो आपको आ जाएगा कि आप अगर कुछ वुमेन्स जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ होती हैं, आप उनका किस तरह से आप मेमोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो बायोप्सी का हमारा सेटअप होता है उसकी मशीन कह लें कि वो डिफरेंट होती है। सेटअप उसका डिफरेंट होता है, लगाना इसी के ऊपर हमने उसको होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सेटअप हमारा डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। वो अलहदा से पड़ा होता है इस तरह से, ये देखें। ये इसका जो बायोप्सी का हमारा एक कह लें कि मशीन है वो इस तरह से है। ये इसके आगे इसकी गन है, इसमें गन को लोड करना होता है, मतलब ये गन वाला पार्ट है, ये जो एरिया ये गन वाला पार्ट है, यहाँ पे गन को लोड करना होता है। यहाँ से उसको फिर हमने कह लें कि पोजीशन करना होता है। हम लोगों के पास साइज यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये हमने जो पूरी मशीन है इसको हमने वो मेमोग्राफी मशीन के साथ लगाया हुआ है उस एरिया में। तो क्या करना होता है कि यहाँ से यहाँ पे जब स्पेसिमन को प्लेस किया जाता है तो उसको आप देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि अगर लियन, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कि हमारे पास अगर ये एक कह लें कि वो स्पेसिमन पड़ा हुआ है और उसमें आपके पास ये लियन इस एरिया में है या इतनी डीप पड़ी है, तो उधर से आपने उस निडल को, जो निडल यहाँ पे बायोप्सी निडल इसके अंदर होती है, उसको आप इतने मिलीमीटर के ब्रेस्ट का एरिया आप माप लेते हैं कि इतने मिलीमीटर नीचे जो है वो हमारा लियन है। फिर उसको निडल को आपने उतने का वो देना होता है कि इतने पे ट्रिगर होगा। फिर वो जब आप उसको ऊपर से यहाँ से शॉर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, वो नीचे जाता है, यहाँ से उसका स्पेसिमन लिया जाता है, ठीक है। तो वो आप एक बार भी ले सकते हैं। मोस्टली जो है वो सेट वन शॉट पे किया जाता है। कुछ में क्या होता है कि वो वन शॉट को आप 2-3 एरियाज में, लाइक अगर लेट्स सपोज कि इस एरिया में है लियन, तो वो एक ही ट्रिगर से वो यहाँ से इस तरह से वो स्पेसिमन ले लेता है और वो आपके पास आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। ये उसका सेटअप होता है, इसी को आप आगे मेमो की मशीन के साथ इसको लगा देते हैं, उतार के वो जो पहले वाला मतलब मेमोग्राम वाला उसको उतार के आपने ये बायोप्सी वाला लगाना होता है। तो आप उससे जो है वो स्पेसिमन ले सकते हैं। फिर क्या होता है कि जिन पेशेंट्स में ये नजर आ जाती हैं कि डिजीज है पेशेंट में, उसके लिए आप क्या करते हैं कि फिर वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्लिपिंग होती है। यानी कि इससे पहले तो क्या होता था कि पूरे के पूरे ब्रेस्ट रिमूव कर देते थे, अब उतने एरिया को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो उस एरिया को जब रिमूव करना होता है तो उसके लिए जो ये कह लें कि अब होते हैं रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड उस एरिया में उस लीजन को मार्क करने के लिए क्लिप्स लगा के देते हैं। उन क्लिप्स से क्या होता है कि वो लीजन जो है वो हम लोगों को
अच्छे से नजर आ जाता है, सॉरी, उनको जिन्होंने ऑपरेट करना होता है उनको अच्छे से नजर आ जाती है, और वो उसी एरिया को सिर्फ एक्सेस कर देते हैं, उसी को बस निकाल देते हैं। और वो क्लिप इस तरह से पड़े होते हैं कि ये जो एरिया है, ये स्मॉल स्मॉल निडल्स होती हैं, छोटे छोटे निडल के पार्ट करके उनको फिर इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, प्लेस किया जाता है। और ये पेनफुल प्रोसीजर होता है कि आपने निडल के जरिए, इंजेक्शन जैसे होता है ना, उस इंजेक्शन के जरिए से स्मॉल स्मॉल पार्ट निडल के लेके ये जाने होते हैं और उसको वहां पे प्लेस कर देना होता है। इसी तरह गन की तरह उसको प्रेशर दिया जाता है और फिर उस एरिया में उस लियन को मार्कर दे रहता है, ताकि जो सर्जन है उसको पता लग जाता है कि क्लिप इस एरिया में है, वो उस एरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड क्लिपिंग। और जिनमें पेशेंट्स में डायग्नोज हो जाता है कैंसर, उनको फिर दोबारा जो है उसकी फिर क्लिपिंग होती है, फिर उसकी आगे एक्सीजन होती है। और कोई क्वेश्चन? 2-3 मिनट ही रह गए हैं क्लास में, आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें काफी हद तक। अगर वो पिक्चर दिखा के पूछ मैम लें कि बिनाइन को मेलिग्नेंट से कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, वो तो फिर स्ट्रक्चर आ जाता है ना, आप स्ट्रक्चर तो उस टाइम पे देखें, आप उन्हें कह दें कि मैम उसके लिए हमें साथ कोरिलेटिव अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, और दूसरा हमें उसकी जो है वो क्या कहते हैं, साइटोपैथोलॉजी, आप उसकी बायोप्सी परफॉर्म करवाएंगे। सिंपल आंसर दे दें। क्योंकि आप देखें, ओ, आप कभी भी इमेजिंग मोडेलिटी पे तो आप नहीं कह सकते ना कि ये मेटास्टेटिक है। आप उसको जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे, बायोप्सी प्रूवन नहीं होगी, आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मेटास्टेटिक है। शेप से नहीं कह सकते कि शेप भी, लेकिन कुछ में वैसे ही डिस्टॉर्टेड सा इमेज होता है, तो इसलिए आप उस पर भी इतना नहीं कह सकते। जब तक आप उसका ओके शेप पे भी देखें, अगर आपको शेप पे भी देख के लगता है तो आप उसका भी, आप कभी भी उस पर कंफर्मेशन नहीं देंगे ना, आप उस पर क्वेश्चन मार्क फिर रखेंगे मैलिग्नेंट, फिर आप नीचे उसको साथ रिकमेंड करेंगे बायोप्सी नीडेड। ये होता है। ओके, थैंक यू। और मैम चैपमैन से सिर्फ स्टेरो करेंगे हम मेमो के लिए नहीं, मैंने प्रोसीजर्स में स्टेरो से? बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। चैपमैन का चैप्टर नंबर 17 आप लोग अच्छे से करें, प्रोसीजर्स आप पढ़ें। प्रोसीजर्स तो आपने सारे करने हैं क्योंकि वो आपका इसका मेमो का पार्ट है सिलेबस में। ठीक है, फिर आपको जो जी है वो ठीक है। आर्टिफैक्ट्स कुछ पता होने चाहिए, वो एक्सरे वाले ही आएंगे अगर इसके इस पे आएंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स होती हैं जिनका कह लें कि